काम तो होने वाला। आप निमित्त नहीं बनेंगे तो इतिहास आपको वैसे ही याद रखेगा जैसे मीर जाफर को याद करते हो, अमी चंद और जयचंद को याद करते हैं। और आप निमित्त बन गए तो भविष्य का इतिहास आपको ऐसे ही याद करेगा जैसे भगत सिंह को, ऊधम सिंह को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को, तात्या टोपे को हम याद करते हैं। और ये होना क्यों है? क्योंकि ईश्वर की कोई योजना है, ये हमारी नहीं है। हम तो मानते ही नहीं कि हम में कोई अकल और बुद्धि है, हम तो मानते हैं कि वो ऊपर वाला है जो हमको अकल दे रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, इस रास्ते पे चलो। नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें दिमाग में आती हैं, वो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कोई योजना है। शायद ईश्वर कुछ हमसे करवाना चाहता है, या पुराने समय में हम लोग कहीं कुछ करने की तैयारी में लगे हुए लोग थे, जो काम नहीं पूरा हो पाने पे मर गए, शहीद हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अब वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए फिर इकट्ठे हो गए। ऐसे ही लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत स्वाभिमान में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य जो शामिल हो रहा है, ये भूतकाल की कोई शहीद आत्मा है जो कोई अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर आई है। हर बार मुझे ऐसा ही लगता है। वरना कहां कहां एक दूसरे से बिल्कुल अनजान भिन्न प्रकृति के लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, करोड़पति भी हो रहे हैं, रोडपति भी हो रहे हैं, सब एक साथ मिलके आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो शायद ईश्वर की कोई योजना है और भारत माता का कुछ अच्छा होने जा रहा है, वो ईश्वर की योजना है, वही करवा रहा है। हमें तो उसने निमित्त बना दिया है। और आप अगर अपने को ये मान के चलते हैं कि आप इस योजना में निमित्त मात्र हैं, तो करने का अहंकार आप में नहीं आएगा और शायद इस काम को आप कर जाएंगे। करने का अहंकार जिस दिन आ जाता है, काम पीछे छूट जाता है, अहंकार आगे चला जाता है। हम मान के चलें कि हम तो निमित्त हैं, करवाने वाला तो कोई और है, योजना बनाने वाला तो कोई और है, वो हमारी मदद के लिए खड़ा है। तो यही कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निमित्त मात्र ही इस संगठन से जुड़ें। हमारी संख्या इस संगठन की इतनी बढ़े कि पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श बने। परम पूजनीय स्वामी जी ने घोषणा की है कि जिन जिलों में 1100 से ज़्यादा सदस्य बनेंगे भारत स्वाभिमान के विशिष्ट, उनमें ही मैं पहले जाऊंगा। तो बैतूल एक ऐसा जिला है जहां ये संभावना दिख रही है और आप इसको अगले 6 महीने में पूरा कर देंगे, ऐसा विश्वास मुझे ये है। आप जितने बैठे हैं आप ही हो जाएंगे, तब ये योजना तुरंत पूरी हो जाएगी। तो आप इस दृष्टि से सोच के चलें, हमारे सदस्य बने, इस संगठन में शामिल हों। और दूसरा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि इस पूरे अभियान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें अपने आप को, तो हर व्यक्ति हमारी बात मानेगा। हम अगर आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। एक काम तो हम सामूहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में, वो ये है कि स्विस बैंक का पैसा लाना, टैक्स सिस्टम को बदलवाना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, सब सिस्टम को बदलने का काम सामूहिक है, वो हम साथ में करेंगे। उसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी लड़ेंगे। लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है, वो भी हमें करना पड़ेगा, तभी सामूहिक करने की ताकत हम में पैदा होगी। व्यक्तिगत काम क्या करना है? जिस काम को हम अपेक्षा करते हैं दूसरे करें, उसको पहले हम खुद करें, तभी हमारी बात कोई मानेगा। तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आप क्या कर सकते हैं? भारत स्वाभिमान का एक सूत्र वाक्य है, जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो, विचारों में जितना हो सके उतनी ऊंचाई रखो। ये भारत स्वाभिमान मान के चलता है। आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजाकर धारण करें, अपने जीवन में सादगी लाएं, कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं। क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है, तभी देश बड़ा होता है। हम अपने को छोटा कैसे बना सकते हैं? देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप जानते हैं। सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण इस देश को उदारीकरण में फंसा दिया है। जिस भारत पर 1 पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था, इस समय भारत पर 18 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया है। कर्जा जब ज़्यादा हो जाता है देश पर, तो इसका ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, ब्याज देने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है,
नया कर्ज लेने के लिए रुपए की कीमत गिरानी पड़ती है। कीमत गिराने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है, हमारा निर्यात बहुत कम होता जाता है, आयात का खर्चा बढ़ता जाता है। निर्यात आयात का घाटा जो हो तो वो नया कर्ज लेने के लिए हमको मजबूर करता है और हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र से देश को निकालिए। कैसे निकालेंगे? हमारे देश पर अगर कर्जा बढ़ गया है, इस देश को दुष्चक्र से निकालना है तो इसका सरल उपाय है कि जब घर पर कर्जा बढ़ जाता है तो घर का खर्चा कम किया जाता है। तो देश पर कर्जा बढ़ गया है, देश का खर्चा कम करिए, अपनी जिंदगी से उसकी शुरुआत करिए। अपनी जिंदगी से खर्चे कम करिए, फालतू खर्चे मिटा दीजिए। जितना फालतू खर्चा आप कम करेंगे, पैसा उतना ही बचत में ज़्यादा होगा, और देश की बचत जितनी बढ़ेगी, विकास के लिए पूंजी वहीं से ज़्यादा मिलेगी। हमारी सरकार बार बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है। पूंजी देश में उपलब्ध करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिए जाएं। खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं, फालतू खर्चे ना करें। कहाँ से शुरू करें? सवेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं, उसको कम करें। सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का। एक साल में 90,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम। ये पीना बंद करें, 90,000 करोड़ देश का बचेगा। आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है। छोड़ना बहुत आसान है, संकल्प ले लीजिए। जीवन में कुछ भी चीज बदलती है, आप तय कर लीजिए। चाय कॉफी बंद कर देंगे, दो फायदे हैं, एक तो आपके शरीर को, दूसरा देश को। आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी। पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी। रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी